नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये टॉपिक जंतु विज्ञान बीएससी जो कि सेकेंड सेमेस्टर और एमएससी में भी है। इसके साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, सीटेट या स्टेट, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी एग्ज़ाम, सब में इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है। और आज के वीडियो में हम लोग लगभग 35-40 मिनट के वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के पूरे ओवरव्यू को बहुत ही विस्तृत ढंग से जानेंगे। और आप लोग अगर कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो अगर आप लोग देख ले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लगभग आप लोग 80% इसका कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। साइंटिस्ट जो बायोमॉलिक्यूल के अध्ययन से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या है। इसेंशियल एलिमेंट क्या है। इसेंशियल एलिमेंट को कितने ग्रुप में बांटा गया है, जैसे उसमें मेजर है, माइनर है, ट्रेस है, तो हमें नाम किस आधार पर दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या है। कार्बोहाइड्रेट के बेसिक कंपोनेंट क्या, मतलब किन किन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप हैं। अब उस टाइप के अंतर्गत हम लोग जैसे जानेंगे कि किस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, किसको फ्रूट शुगर कहते हैं, किसको मिल्क शुगर कहते हैं, किसको केन शुगर कहते हैं, किसको माल्ट शुगर कहते हैं, या एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट, इस सब में शैवाल पाई जाती है। तो इस सब के जो शैवाल का बेसिक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता हो, लेकिन आज हम लोग बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूरे कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे। अब हम लोग ये टॉपिक पहले आते हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। देखिए, जैविक अणु या जैव अणु नाम से स्पष्ट है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब ऐसा एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल का या उसके बॉडी स्ट्रक्चर का कंपोजिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का लिविंग के बॉडी रिएक्शन के सेंस में अध्ययन करना, मीनिंग क्या, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका केमिकल एनालिसिस करना क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, वह साइंटिस्ट या व्यक्ति या पर्सन जो बायोमॉलिक्यूल के अध्ययन से संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट बोलेंगे। अब है कि टोटल एलिमेंट की संख्या, तो वैसे देखा जाए इसमें कुछ वेरिएशन कहीं कहीं पर है। फिलहाल टोटल एलिमेंट क्या है, 118 जो कि टोटल एलिमेंट की अभी तक खोज हुई है। उस 118 एलिमेंट्स में से 20 से 25 एलिमेंट जो हैं उनको हम बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी लिविंग के लिए उसके नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए जो आवश्यक होता है, तो उसको एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। अब इसेंशियल एलिमेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। मेजर एलिमेंट जिसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं। मेजर दीर्घ का मतलब क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जो 95 मतलब 90 से 95 जो % सेल के कंपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको हम लोग मेजर एलिमेंट कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। माइनर एलिमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है नियर अबाउट 5% के आसपास होता है, तो इसमें ज़्यादातर एलिमेंट आ जाएंगे।
और ट्रेस एलिमेंट का मतलब होगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन लेस देन 1%, 1% से कम होता है, जिसमें मुख्य रूप से जिंक है, जो कि कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, ये सब आते हैं। तो ये 3 इसकी कैटेगरी है। लेकिन अब ये नहीं है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, जिसकी मात्रा कम है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। ये तीनों जो इसके एलिमेंट की कैटेगरी है, मेजर, माइनर और ट्रेस, तीनों का महत्व हमारे लिए बराबर है। बस अंतर है कि कुछ हमें ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है और कुछ हमें कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है। देखिए कार्बोहाइड्रेट 2 शब्द इसमें है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर से तात्पर्य है। मीनिंग ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट में जो वाटर का जो रेशियो होता है, 2 संबंध है। जैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिनका रेशियो 1 संबंध है, 2 संबंध है 1 होता है। तो पानी का जो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, वही रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में। इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, नाम के आधार पे। केमिकल अगर हम लोग केमिकली अगर कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देखें तो केमिकली क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है सैकराइड, मतलब शुगर। मतलब शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है। अब कार्बोहाइड्रेट का हम लोग टाइप की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, 3 टाइप हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब मोनो मतलब एक और सेक्राइड मतलब शुगर, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सब वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। अब मोनोसेक्राइड को कार्बन के नंबर के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, अगर 3 है तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, अलग अलग कैटेगरी है। वैसे ऑलिगोसेक्राइड है, ऑलिगो मतलब कुछ होता है और सेक्राइड मीनिंग शुगर। मतलब ऑलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि 2 से 7 या 2 से 9 मोनोसेक्राइड से मिलकर के बने होते हैं। अब ऑलिगोसेक्राइड को मोनोसेक्राइड की संख्या के आधार पर जो है कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड में 3 है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज को हम लोग कैन शुगर कहते हैं क्योंकि गन्ने में पाया जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि जितने भी मतलब जो कि मैमेलियन एनिमल्स हैं उनके मतलब फीमेल के मिल्क में पाया जाता है। और माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं क्योंकि जर्मिनेटिंग अनाज में पाया जाता है। ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा इसमें आता है जो कि पॉलीसेक्राइड, नाम से स्पष्ट है, पॉली और सेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड से मिलकर के बने होते हैं। और पॉलीसेक्राइड जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और नॉन स्वीटिंग टेस्ट होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड के फिर 2 कैटेगरी है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब ऐसे पॉलीसेक्राइड जो सेम टाइप के मोनोसेक्राइड रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होंगे तो उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहेंगे। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड का मीनिंग जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलकर के बने होंगे। फिर होमोपॉलीसेक्राइड को 2 ग्रुप में बांटा गया है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में और जंतुओं में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाए जाएंगे तो उनको हम बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में रिजर्व फूड है। और स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट और एनिमल के या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी संरचना में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से क्या है, सेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, ये आता है। तो ऐसे करके हम लोग एक एक करके देखते हैं और बहुत कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इतना बेहतर ढंग से आज आप लोग इसकी व्याख्या नहीं सुने होंगे। देखिए टॉपिक का नाम कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमॉलिक्यूल। तो इसके बारे में क्या है कि लिखा गया कि
ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल नोन एज बायोमॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे जितने भी कार्बन कंपाउंड जो कार्बन से बने जो कंपोनेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके सेल में पाए जाते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो तमाम सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनका रिएक्शन क्या है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री, या सिंपल में कहें कि केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और साइंटिस्ट नोन एज, और जो व्यक्ति या साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इस अध्ययन से संबंधित है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, आउट ऑफ 180 नोन एलिमेंट ओनली 20 to 25 आर इसेंशियल एलिमेंट। 118 जो ज्ञात एलिमेंट हैं उनमें से 20 से 25 एलिमेंट क्या है, इसेंशियल है। तो इसेंशियल का मतलब क्या हो गया, आवश्यक, मतलब ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए, तमाम अन्य जो तमाम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको हम कंबाइंडली सबको क्या बोलेंगे, इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। अब इसेंशियल एलिमेंट को उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर 3 ग्रुप दिया गया है, बांटा गया है। मेजर एलिमेंट, मेजर मतलब मुख्य एलिमेंट जो नियर अबाउट मोर देन 90 या कहीं कहीं लिखा 95%, जिनका सेल में कॉन्स्टिट्यूशन 90 या 95% या इससे एबव होता है। इसमें मुख्य रूप से 4 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मेजर एलिमेंट या दीर्घ एलिमेंट बोलते हैं। माइनर एलिमेंट, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास होता है। तो ज़्यादातर कंपोनेंट जो हैं वह जो है कि किसके अंतर्गत आएंगे, माइनर के अंतर्गत। और ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होगा, जो अल्प मात्रा में हो, जो लगभग 1% से कम जिनके सेल में इनका जो कि रिक्वायरमेंट हो, जिनमें मुख्य रूप से कापर है, जिंक है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन, बोरान, ये सब इसमें आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन तीनों का महत्व किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इक्वल है। क्योंकि तीनों में किसी की अगर कमी होती है तो उनके कमी से तमाम सारे डिसऑर्डर या डिजीज या समस्या उस ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, अपीयर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें हम लोगों को जैसे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड पढ़ना है। तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक ओवरव्यू जानते हैं, फिर एक एक बहुत सारे अलग अलग वीडियो में हम इसका डिटेल जानें। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया, देखिए कार्बो जो इसमें है वह लैटिन भाषा का शब्द है और हाइड्रेट क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखें तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो देखिए हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे वाटर में क्या हो गया, H2 का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1 है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या इसको कहा गया, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मीनिंग क्या हो गया कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, हाइड्रोजन और जो है कि ऑक्सीजन का है, इसलिए इसको कहा गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक, अब आगे बता रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। देखिए सैकराइड ग्रीक भाषा का शब्द है, सैकराइड मतलब शुगर। तो अगर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में मिलकर बना होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। लेकिन अगर सैकराइड टर्म है, शुगर टर्म है, तो सैकराइड शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है।
सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। मेजॉरिटी ऑफ मोस्टली शुगर जो होते हैं क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। केमिकली अगर हम लोग इसका जो परिभाषा बताएं तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऐसा कंपाउंड है दैट प्रोड्यूस एल्डिहाइड या कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब केमिकली कार्बोहाइड्रेट ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हाइड्रोलिसिस होने पर, जिनका जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। एल्डिहाइड आप लोग पढ़े होंगे, अगर देखा जाए तो CHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं और C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम लोग एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटो ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड या जो कि कीटोज ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब प्रश्न आता है, ये एग्जाम की दृष्टि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा इसका बेसिक टाइप है, तो इसमें क्या बताया गया कि इट इज़ मोस्ट एबुंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए इनमें अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाए कि बायोस्फीयर में या यूनिवर्स में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सेलुलोज। क्यों? क्योंकि सेलुलोज जितने भी पौधे हैं उनके सेलवाल में भी पाया जाता है और जितने एल्गी हैं उनके सेलवाल में पाया जाता है। तो पूरे पृथ्वी का या लैंड सरफेस का 1/3 भाग क्या है, जो समुद्र है, और उसमें नंबर ऑफ एल्गल स्पीसीज क्या बहुत ज़्यादा है प्लस प्लांट। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, जयमंडल में वो सेलुलोज है। दूसरा पूछा जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, तो इसका आंसर है काइटिन। अब देखिए काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, काइटिन जो है कि फंगल सेलवाल में, और जितने आर्थ्रोपोडन है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एक्सोस्केलेटन में, बाह्य कंकाल में पाया जाता है। तो इस आधार पर क्या हो गया, दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट सेलुलोज के बाद कौन आता है, काइटिन आता है। अब एक सबसे बेसिक अंतर यहाँ पर है कि एल्गी, फंजाई, प्लांट और बैक्टीरिया सब में सेलवाल पाया जाता है। तो इनके सेलवाल के कंपोजिशन में अंतर क्या होता है, देखिए एक चीज़ कॉमन है कि चारों की सेलवाल जो होती है किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। चारों, प्लांट की, फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया, चारों की सेलवाल किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। अब कौन कौन होता है देखिए, एल्गी में और प्लांट में सेलवाल किसका बना होगा, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कौन सा पूछा जाए, तो पॉलीसेकेराइड में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या है, जो कि सेलुलोज है, जो एल्गी की सेलवाल में और प्लांट की सेलवाल में पाया जाएगा। फंजाई, अभी हम लोग को फंजाई में किस में सेलवाल किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन क्या है, तो सेम वही आंसर है, पॉलीसेकेराइड का टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेलवाल जो होती है वह हेट्रोपॉलीसेकेराइड का, मतलब पॉलीसेकेराइड के दो टाइप, होमो और हेट्रो। तो ये सब होमो हो गए। बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वह हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, इसकी बनी होती है। ये देखिए मेजर अंतर है। अब देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, एक कई बार पूछा गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम लिपिड या फैट का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है। देखिए इसका आंसर है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन का जब पूर्ण दहन होता है तो 4.3 या 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 या 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहीं कहीं के पर 4.9 भी दिया हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बुक में 4.3 या 4.4 दिया है। और 1 ग्राम लिपिड या 1 ग्राम फैट का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, दहन होता है, तो उससे 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 ग्राम फैट से
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछा गया वाइवा में कि जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो कि लिपिड, 3 कंपोनेंट हम लोग सेल में हैं, तो ऊर्जा के रूप में किसका जो कि यूज सबसे पहले यूज होता है? तो इसका आंसर है कि ऊर्जा के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा? सबसे आसानी से कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रश्न है कि जब तीनों हैं तो कार्बोहाइड्रेट का यूज क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लोग ये देंगे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के 3 केवल एलिमेंट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब जो सरल चीज़ होती है उसको तोड़ना क्या होता है? बहुत आसान होता है। इसके कंपेरिजन में अगर हम लोग प्रोटीन देखें और लिपिड देखें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, तमाम सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मीनिंग क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लिपिड और जो प्रोटीन है वह ज़्यादा जटिल होते हैं। तो उनको अगर हम लोग डिग्रेड करेंगे तो उसमें जो एनर्जी इनपुट हमारा है और आउटपुट, जैसे क्या था, कोई कार्य अगर हम लोग कर रहे हैं, किसी कार्य को करने में अगर इनपुट हमारा कम हो, मतलब खर्च कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो तो काम हम करेंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन पहले होता है। एक चीज़ और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति खेतों में काम करने वाला या जैसे मजदूर व्यक्ति है, अगर वो मजदूरी का कार्य कर रहा है, इस दौरान उसको भोजन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसको गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत यूज करना उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है? तो इसका आंसर ये है कि शरबत पीना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब वो शरबत पिएगा तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वह डायरेक्ट ग्लूकोज के रूप में है। मतलब जैसे उसके शरीर में जाएगा तुरंत क्या होता है, उसका जो है कि एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग कोई भोजन, कोई खाने पीने की चीज़ अगर खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले उसका डाइजेशन, पाचन होगा, पाचन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद एनर्जी। मीनिंग क्या, उसमें ज़्यादा टाइमिंग लगेगी। एक प्रश्न और है कि कई बार होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हम लोग को नींद लगने लगती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोगों का ब्रेन है, हम लोग जितना भी शरीर का पार्ट है, सबको वर्क करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वह डाइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और ब्रेन को हमारे जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसको नहीं मिलती। इसलिए हमने क्या था, हम लोग को कुछ समय के लिए हल्का सा सुस्ती जैसा महसूस होता है, हल्का सा झपकी, नींद जैसा आने लगता है। ये तमाम सारे इसमें क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि प्लांट जो पौधे हैं वह ऑटोट्रॉफिक हैं और एनिमल क्या हेटेरोट्रॉफिक है। तो मीनिंग एक कार्बोहाइड्रेट में बनता कैसे है? तो देखिए, जो प्लांट है या जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन स्वतः कर लेते हैं, ठीक। और जो एनिमल या मनुष्य हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं, तो हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर रहेंगे? प्लांट पे या जो कि प्रोड्यूसर पर जो कि निर्भर होते हैं। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल में और प्लांट में रिजर्व फूड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, किस रूप में जो कि संग्रहित होता है? देखिए, स्टार्च जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में होता है, और एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है या हम लोगों में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इसीलिए आप लोग पढ़ाओगे, जैसे इंटर में सब पढ़े होंगे, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में टाइलिन एंजाइम से मंड या लार एंजाइम से मंड का या स्टार्च का पाचन शुरू होता है। तो मतलब मुख गुहा से डाइजेशन शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन एनिमल में, हम लोगों में रिजर्व फूड है। प्रश्न ग्लाइकोजन के रूप में कैसे किसका कन्वर्जन हो जाता है? तो अगर हम लोग जैसे कोई भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या स्टार्च के रूप में है, तो स्टार्च किस में बदलता है? तो स्टार्च जो है कि ग्लूकोज में बदलेगा। अब हम लोगों के शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को इंसुलिन के द्वारा किस में बदल देते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हम लोग अधिक मात्रा में ग्लूकोज का उपयोग किए या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किए, तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? सॉल्युबल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह एक्स्ट्रा ग्लूकोज
इंसुलिन एंजाइम से, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से बनता है। और इंसुलिन क्या करेगा, एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है। और जब हम कभी फास्ट रहते हैं या एनर्जी हमें नहीं मिलती, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो फिर इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में है उसके अल्फा सेल से एक हार्मोन बनता है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन फिर क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में डिग्रेड करता है, ग्लूकोज में, जिससे एनर्जी क्या होती मिलती है। इसीलिए किसी व्यक्ति में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फला व्यक्ति को डायबिटीज या शुगर या मधुमेह हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पर। देखिए बहुत आसान है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, और तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड। देखिए मोनोसेकेराइड में क्या आ गया, मोनो मतलब एक और सेकेराइड मतलब शुगर, मीनिंग मोनोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एक शुगर से मिलके बना होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वाटर सॉल्युबल होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। अब मोनोसेकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। अब देखिए अगर इसका फार्मूला लिखना हो सिंपल सा, ट्राइओज का मतलब 3 हो गया, तभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा। तो अगर ट्राइओज का फार्मूला लिखना हो तो C3 हो गया, H इसका दोगुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और O भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे इसका फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, पेंटोज क्या है, तो पेंटोज 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज शर्करा जो है इसके 2 टाइप है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों शर्करा क्या है, न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा। तो डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में पेंटोज शर्करा का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेक्सोज जो 6 कार्बन शुगर है, तो इसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ध्यान रखिएगा हेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब देखिए इसको एक निक नेम से क्या जानते हैं, ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं और फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। गैलेक्टोज क्या है, तो गैलेक्टोज जो है कि जो मतलब मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहीं कहीं गैलेक्टोज को भी हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑलिगोसेकेराइड। देखिए ऑलिगोसेकेराइड 2 शब्द है, ऑलिगो मतलब सम या कुछ होता है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कुछ मोनोसेकेराइड से, एक यहाँ पर हो गया है। तो ऑलिगोसेकेराइड में जनरली 2 से 7 या 2 से 9 मोनोसेकेराइड होते हैं। हाँ, ऑलिगोसेकेराइड भी जनरली अगर देखा जाए तो स्वीट इन टेस्ट और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब इसमें मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इसके टाइप हैं, डाइसेकेराइड मतलब 2 से 2 मोनोसेकेराइड होगा, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तमाम सारे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से क्या है, डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब ऐसे ऑलिगोसेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। अब एक चीज़ और देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड होते हैं वह किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब मोनोसेकेराइड में जो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड मोनोमर होते हैं वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें 2 टाइप का बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 और दूसरा होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो स्ट्रेट चेन होती है, तो स्ट्रेट चेन में मोनोमर जो होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इसमें जो ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग में जो मोनोसेकेराइड होते हैं वह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
अब डाइसैकेराइड का 3 कॉमन एग्जाम्पल है, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 में से कोई न कोई एग्जाम में 5 नंबर में आता है। अब देखिए लैक्टोज क्या है, लैक्टोज का फेमस नेम क्या है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं, मतलब मैमेलियन मिल्क में पाया जाता है, इसलिए उसको मिल्क शुगर बोलते हैं। और लैक्टोज को हम लोग लैक्टेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। माल्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो माल्टोज जिसको हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, मतलब जर्मिनेटिंग अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और माल्टोज को हम लोग माल्टेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। और तीसरा सुक्रोज, इसको हम कैन शुगर कहते हैं क्योंकि गन्ने में चीनी में पाया जाता है मुख्य रूप से। और सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल राइफोनोज कई बार पूछा गया है। राइफोनोज क्या है, तो राइफोनोज ट्राइसेकेराइड है, मतलब 3 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होता है। तो इसमें 3 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, एक एक मोनोमर से मिलकर के बना होता है। अब हम लोग आते हैं पॉलीसेकेराइड। देखिए नाम से स्पष्ट है, पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब मेनी, सेकेराइड मतलब शुगर। पॉलीसेकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मेनी मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 से 7 या 2 से 9 पढ़ लिए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 7 से या 9 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। एक विशेषता इनकी और है कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और नॉन स्वीटेंड टेस्ट होते हैं। अब इनमें के कंपोजिशन के आधार पर पॉलीसेकेराइड के 2 टाइप हैं, होमो पॉलीसेकेराइड। देखिए होमो मतलब सेम होता है, पॉली मतलब मेनी और सेकेराइड मतलब शुगर। मतलब होमो पॉलीसेकेराइड ऐसे जो पॉलीसेकेराइड हैं जो एक या सेम टाइप के या सिंगल टाइप के मोनोमर के रिपीटिंग यूनिट्स, जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही है, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज ही है, गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज ही है, मतलब एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। अब होमोपॉलीसेकेराइड को फंक्शन के आधार पे 2 ग्रुप में बांटा गया है, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। देखिए स्टोरेज को हिंदी में बोलते हैं संग्राहक और स्ट्रक्चरल को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक। तो स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, ऐसे होमोपॉलीसेकेराइड जो पौधों में और जंतुओं में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में या अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित होते हैं। अब अतिरिक्त भोज्य पदार्थ का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ बना उसमें जो उनका यूज का होता है यूज हो जाता है, एक्स्ट्रा भोजन को रिजर्व फूड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अगर ऐसे ही भी न समझ में आए, जैसे हम लोग महीने का कोई व्यक्ति है अगर वह जो कि 50,000 रुपये कमा रहा है, अगर 20,000 रुपये में उसका खर्च चल गया तो 20,000 रुपये वो खर्च कर दिया, 20,000 रुपये क्या करता है वो बैंक बैलेंस में जमा कर देता है, तो उसका 20,000 क्या रिजर्व फूड है। तो सेम वैसे यहाँ पर हो गया। अब देखिए स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एनिमल किंगडम में रिजर्व फूड के रूप में होता है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन देखिए फिर देखिए साथ हमने गलत बोल दिया। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च प्लांट किंगडम का रिजर्व फूड मटेरियल है और ग्लाइकोजन जो है वह एनिमल का जो है कि रिजर्व फूड मटेरियल है। इनुलिन जो है वह डहेलिया नामक प्लांट में या रिजर्व फूड के रूप में जो है कि ठीक है स्टार्च शेप में पाया जाता है। अब अभी जब हम लोग पता है कि ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग कैसे जो कि इसका मतलब फार्मेशन होगा, तो हम लोग जो भी भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च के रूप में मंड के रूप में होता है। तो स्टार्च का जब डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनेगा ग्लूकोज, और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वह इंसुलिन से ग्लाइकोजन में बदलता है। एक चीज़ और पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फार्म क्या होता है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। लिपिड का सिंपलेस्ट फार्म जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। अब प्रोटीन का सिंपलेस्ट फार्म जो होता है वो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या आ गया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पौधों और जंतुओं के संरचना के बनने में भाग लेते हैं। तो इनमें सेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन। देखिए सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज प्लांट जो है कि और एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन कहाँ पे, काइटिन जो फंजाई के सेल वॉल में और आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल में पाया जाता है। और पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन जो है कि प्लांट्स जो कि सेल वॉल में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखिए नाम से स्पष्ट है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब मेनी, सेकेराइड मतलब शुगर। मतलब हेट्रोपॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है।
अब देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ 4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हिपैरिन है, पेक्टिन है, हाइलुरोनिक एसिड है और इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकेन है। देखिए अब जो हिपैरिन क्या है, तो हिपैरिन का फार्मेशन लीवर से होता है और हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में रक्त को थक्का जमने से हिपैरिन क्या करता है, रोकता है। अब जब जो कई बार आप लोग देखे होंगे कि जब हिपैरिन इनएक्टिव, जैसे कहीं किसी व्यक्ति को चोट लग गई और ब्लड जब बाहर आने लगता है तो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में हिपैरिन एक्टिव हो जाता है और प्लाज्मा में ही 11 या 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो जब हिपैरिन जैसे इनएक्टिव होता है और एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होकर के ब्लड क्लॉट कर देते हैं, रक्त का थक्का जमा देते हैं। पेक्टिन जो है, पेक्टिन प्लांट सेल वाल में पाया जाता है, आप लोग पहले जान रहे होंगे। हाँ, हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है, तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वह हम लोगों के जॉइंट में पाया जाता है, जहाँ पे जोड़ होते हैं। और इसके अलावा जो एग है, एग के वाल में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि जैसे जब एग का स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन करता है तो इस स्पर्म का क्या हेड है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से कौन सी एंजाइम का सिक्रीशन होती है, जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, कि जो इसके वाल को ब्रेक करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। तो चूँकि जो एग की सेल जो वाल है वह हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है और इसको हम लोग हाइलुरोनाइडेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि जॉइंट में और एग के वाल में पाया जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकान बहुत फेमस है। पेप्टाइडोग्लाइकान ऐसा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो बैक्टीरिया के सेल वाल में जो है कि पाया जाता है। ठीक है, और जो मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान है वह इसके 2 बेसिक कंपोनेंट हैं, NAG और NAM। ठीक है, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये आपस में β1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ करके एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब देखिए अगर हम लोग ओवरव्यू में देखें तो इसमें बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है। बायोमॉलिक्यूल क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट का क्या मीनिंग है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मेजर एलिमेंट क्या है, माइनर एलिमेंट क्या है, ट्रेस एलिमेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग, कार्बोहाइड्रेट के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप की बात हम करें कितने टाइप के हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेप शुगर के नाम से किसको जानते हैं, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर है। इसके अलावा जो कि मतलब माल्ट शुगर हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो प्रश्न इसमें बताएंगे एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आप लोग अगर थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेहतर, इतना बेहतर हमें नहीं लगता कि एक वीडियो में इतना सारा नॉलेज कोई अन्य आप लोगों को दे पाएगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर के सुनिए और वीडियो हमारे पर देखने के बाद उसको जो कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे और ऐसे ही हम जो है कि सरल से सरल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।